गुड मॉर्निंग क्लास। मैं गौरव सोनकर, सामाजिक विज्ञान का अध्यापक, राजकीय अभिनव विद्यालय। आज हम कक्षा 10 में संसाधन एवं विकास का अध्ययन करेंगे। अब तक हम संसाधन एवं विकास में संसाधन की अवधारणा, संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों का विकास और सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को समझा। तो आज हम संसाधन संरक्षण की बात करेंगे। तो संसाधन संरक्षण और सतत पोषणीय विकास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम सतत पोषणीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो हम संसाधन संरक्षण को भी प्राप्त कर लेंगे। जैसा कि संसाधनों के विकास में अध्ययन के समय हमने ये जाना कि किस संसाधन हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी मानव विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और उनके जीवन यापन और उनके जीवन गुणवत्ता के लिए काफ़ी आवश्यक है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि मानव अपने विकास क्रम में संसाधनों का अविवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करता है और अति उपभोग भी करता है, जिससे क्या होता है, संसाधन ह्रास होता है। संसाधन ह्रास होने से कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई, जैसे सामाजिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं और पर्यावरणीय समस्याएं। सामाजिक समस्या में हम देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक असमानता और अशांति आपको दिखेगी। आर्थिक स्तर पर देखें तो हम देखेंगे कि जो संसाधनों का बंटवारा है वो अन्यायपूर्ण तरीके से हुआ है और बहुत सारे देशों या व्यक्तियों के पास उतनी तकनीकी क्षमता नहीं है कि वो संसाधनों का उपयोग कर सके। जैसे कि पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के देश संयुक्त राज्य अमेरिका करता है, उनके पास तकनीकी क्षमता बाकी देशों से ज़्यादा है और इसी से वो अविकसित या जो विकासशील देश है वहाँ से वो खनिज संपदा और अन्य संसाधनों को अपने यहाँ मंगाता है और उसका उपयोग करता है। फिर है पर्यावरणीय चिंताएं। पर्यावरणीय चिंताएं में हम देखेंगे कि वैश्विक उष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग से जलवायु में काफ़ी बदलाव आया है और उसके दुष्प्रभाव हमारे जीवन में पड़ रहे हैं। फिर प्रदूषण भी आप देखेंगे तो भूमि प्रदूषण है या भूमि निम्नीकरण है, जल प्रदूषण है, आपका वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है। तो हमने क्या किया, संसाधनों का अंधाधुंध और अविवेकपूर्ण और उसका अति उपभोग करने से ये सारी समस्याओं को उत्पन्न किया। तो संसाधन संरक्षण वास्तविक है क्या? संसाधन संरक्षण है इसी संसाधन ह्रास को सीमित करना या इसका विवेकपूर्ण उपयोग करना। जब हम इसके संसाधन ह्रास को हम सीमित कर सकेंगे या हम इसका विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग कर सकेंगे तो हम संसाधन संरक्षण कर सकेंगे। तो संसाधन ह्रास से उत्पन्न समस्याओं को या उसकी चिंताओं को 1960 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी बहसें हुई और काफ़ी प्रयास और सम्मेलन हुए जिससे कि हम संसाधन ह्रास और पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित कर सके। तो आप इसी क्रम में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। तो 1968 या 1968 में क्लब ऑफ रोम की स्थापना होती है जो कि संसाधन संरक्षण की वकालत करती है। उसी के बाद देखते हैं 1974 यानी 1974 में सुमेसर एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इसमें संसाधन उपयोग और मानव लालच के बारे में बताया गया है। और एक और बात, स्मॉल इज ब्यूटीफुल गांधी जी के विचारों से प्रभावित है। गांधी जी का विचार संसाधन संरक्षण या संसाधन ह्रास के लिए क्या था उसको हम एक बार देख लेते हैं। गांधी जी के अनुसार हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए है बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो गांधी जी का ये मानना था कि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, अगर हम उसका सही उपयोग करें तो सभी लोगों का पेट भर सकता है, लेकिन किसी की लालच
को ये पूरा नहीं कर सकता है। उनके अनुसार संसाधन ह्रास के दो प्रमुख तत्व हैं। एक है लालची और स्वार्थी व्यक्ति, दूसरा है आधुनिक प्रौद्योगिकी का शोषणात्मक प्रवृत्ति। उनका मानना था कि अगर हम आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग अति उत्पादन के न करके उसका जन समुदाय द्वारा उत्पादन करवाएं तो सभी लोग सुख शांति और संतोषपूर्वक रह सकते थे। तो इस गांधी जी का विचार था कि हमें मिलकर संसाधनों का बंटवारा करना चाहिए। अब संसाधन संरक्षण को हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो संसाधन संरक्षण को प्राप्त करने के लिए हमें संसाधन नियोजन करना पड़ेगा। अब संसाधन नियोजन क्या है? तो संसाधन नियोजन संसाधन संरक्षण और जीवन अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक रणनीति है। जब तक हम संसाधन को योजना पूर्वक उपयोग में लाने का रणनीति नहीं तैयार करेंगे तब तक संसाधन से ह्रास से संबंधित समस्याएं हमको देखने को मिलेगी। तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि संसाधन नियोजन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने की एक रणनीति है। और इसमें इस रणनीति के अंतर्गत क्या करना होता है, यह संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है? पहला है, जो संसाधन उपलब्ध है वो काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है और उसमें काफ़ी विविधता है, लेकिन ये जो उपलब्धता और विविधता है किसी सीमित क्षेत्र में हर जगह नहीं मिलती है। जैसे हम अपने देश की बात करें तो हमारे यहाँ देखेंगे झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सारी जो पेटियाँ हैं इसमें आपको खनिज प्रचुर मात्रा में मिलेगी। लेकिन जब हम यहाँ देखें अपने उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे उत्तरी राज्यों में तो वहाँ आपको खनिज संपदा नहीं मिलेगी। तो इस तरह की हमारे यहाँ मानव संपदा यानी उत्तर बिहार में हम देखें हमारे पास मानव संपदा यानी कि जो मानव कौशल है वो हमारे पास है। तो इसी के बीच हमको सामंजस्य बैठाना है। फिर संसाधन विकास, हमारे पास संसाधन तो है लेकिन उसका उपयोग कैसे करें, उसको सही ढंग से किस तरह से दोहन करें, या हमारे पास वो उचित तकनीक कौन सी है जिससे हम संसाधनों का उपयोग कर सकें। उदाहरण के लिए जैसे हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, वहाँ जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन तकनीकी और परिस्थिति के कारण हम उस जल संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और देखेंगे कि वहाँ के लोगों का जो मूल विकास है वो इस स्तर का नहीं जिस स्तर का बाकी देश के लोगों का है। इसी तरह हम देखेंगे तो राजस्थान में आप देखेंगे कि जो ऊर्जा है और जो पवन ऊर्जा है उसका स्रोत काफ़ी है, लेकिन वहाँ भी हम उसका उपयोग सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें संसाधनों का विकास भी सही ढंग से करना है। फिर है संतुलन स्थापित करना। संतुलन स्थापित जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे यहाँ संसाधनों की क्षेत्रीय विविधता है। अगर हम फिर बात करें तो छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्य जो खनिज से प्रचुर है, तो वहीं केरल और महाराष्ट्र ये सारे राज्य वहाँ मानव कौशल को आप देख लें, लेकिन दोनों जो तालमेल है काफ़ी नहीं है। अब झारखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें तो वो मानव विकास के इंडेक्स में काफ़ी नीचे पायदान में है। आप केरल की बात कर लेंगे और दूसरे स्टेट जो हैं आंध्रा, इस सब की बात करेंगे तो देखेंगे इनका मानव विकास के इंडेक्स में इनका स्थान इन राज्यों से ऊंचा है। तो हमें संतुलन स्थापित करना। संतुलन स्थापित करने के लिए हमें राष्ट्रीय स्तर पे, प्रादेशिक स्तर पे, राज्य स्तर पे और स्थानीय स्तर पे संसाधनों के वितरण पर ध्यान देना होगा। तो ये हो गया संसाधन नियोजन। अब संसाधन नियोजन को बनाने के लिए एक स्ट्रेटेजी है। वो स्ट्रेटेजी कैसे हम प्राप्त करेंगे या रणनीति कैसे हम प्राप्त करेंगे? संसाधन नियोजन के सोपान से। अब संसाधन नियोजन का सोपान क्या है? तो सबसे पहले हमें संसाधनों का वर्गीकरण तैयार करना होगा। अब वर्गीकरण में हमें क्या करना है? एक तालिका तैयार करनी होगी। ये पता करने के लिए कि हमारे पास कितने संसाधन है, किस तरह के संसाधन है और उसका हम उपयोग कैसे करें। तो वर्गीकरण में सबसे पहला है क्षेत्रीय सर्वेक्षण। पहले हमें सर्वेक्षण करना होगा कि कौन से राज्य या कौन से प्रदेश किस किस संसाधन से परिपूर्ण है। फिर उसके बाद हम उसका मानचित्र तैयार करेंगे सुविधा के लिए। फिर
हम संसाधनों के गुण और मात्रा को निर्धारित करेंगे कि वो निम्न गुण के संसाधन है कि उच्च गुण के संसाधन है या मध्यम गुण के संसाधन है, फिर उसकी मात्रा कैसी है, कितने मात्रा में वो उपलब्ध है। तो ये हो गया संसाधनों का वर्गीकरण, पहला सोपान। दूसरा सोपान है विकास योजना लागू करना। जब एक बार हम वर्गीकरण कर लेते हैं संसाधनों का, तो अब उसका उपयोग कैसे करें, तो वही है विकास योजना लागू करना, यानी संसाधनों के विकास की योजना लागू करना। तो संसाधनों के विकास की योजना लागू करने के लिए हमें सबसे पहले उपयुक्त प्रौद्योगिकी, यानी कि जब तक हमारे पास उचित प्रौद्योगिकी नहीं होगा तब तक हम उस संसाधन का दोहन सही से नहीं कर पाएंगे। उचित प्रौद्योगिकी के साथ साथ कौशल विकास, यानी कि मानव का कौशल भी होना जरूरी है। जैसे इस समय आप देखेंगे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है, जिससे कि लोग अपने संसाधन या मानवीय संसाधन का सही से उपयोग कर सकें। उसके बाद है संस्थागत ढांचा। ये कौशल विकास और उपयुक्त प्रौद्योगिकी कैसे मिलेगी, ये संस्थागत ढांचा से मिलेगी। संस्थागत ढांचा क्या हो सकता है, सरकारी हो सकती है, गैर सरकारी भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है, गैर आर्थिक भी हो सकती है, शैक्षणिक भी हो सकती है, गैर शैक्षणिक ढांचाएं भी हो सकती है, जो ये सब मिल के कौशल और प्रौद्योगिकी को संभालते हैं या उसको आधार देते हैं। बिना संस्थागत ढांचा से हम ये काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है समन्वय। विकास योजना का हमें समन्वय बैठाना पड़ेगा। हमने एक रिसोर्स प्लानिंग की, संसाधन विकास का, और एक है हमारा राष्ट्रीय विकास। इन दोनों के बीच हमें तालमेल बैठाना है। जैसे कि अब झारखंड के यहाँ, छत्तीसगढ़ के यहाँ क्या कहते हैं, खनिज है, लेकिन वहाँ जो मानव विकास का इंडेक्स कम है, और दिल्ली जैसे, मुंबई जैसे, और बेंगलोर जैसे, हैदराबाद जैसे शहर, और कर्नाटक जैसे, केरल जैसे राज्य जो मानव इंडेक्स में काफ़ी ऊंचे हैं, मानव विकास के इंडेक्स में काफ़ी ऊंचे। तो यही तालमेल बिठाना है कि जो संसाधनों का वितरण है और अन्य जो सुविधाएं हैं वो पूरे देश में एक जैसा हो सके। तो इन तीनों चीज़ों से हम संसाधन नियोजन करके संसाधन संरक्षण तक जा सकते हैं और उसका अच्छा उपभोग कर सकते हैं और अपने मानव विकास के और मानव जीवन की गुणवत्ता को और ऊंचा कर सकते हैं। ये हो गया संसाधन संरक्षण, उसके अंदर राष्ट्रीय प्रयास, संसाधन नियोजन और संसाधन नियोजन के सोपान। उसके बाद है प्रौद्योगिकी का महत्व। अब एक बात ये स्थापित है कि संसाधन मानव जीवन के लिए तो महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल संसाधन का होना ही महत्वपूर्ण नहीं है। वो संसाधन तब महत्वपूर्ण बनेगा जब उसको उचित प्रौद्योगिकी के साथ हम उसका उपयोग कर सकें। तो उचित प्रौद्योगिकी और अच्छा ढांचा या संस्थाएं जब होंगी तभी हम संसाधनों का उपयोग करेंगे। इसको समझने के लिए हम जापान का उदाहरण ले सकते हैं। जापान जहां खनिज ना के बराबर है, लेकिन हम देखते हैं कि वो एशियाई देशों में आर्थिक रूप से सबसे सुदृढ़ राष्ट्र है और उसकी आर्थिक स्थिति बाकी एशियाई देशों से काफ़ी अच्छी है। वो खनिज भारत जैसे विकासशील गरीब देशों से मंगाता है और अपनी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उसको बदलता है और उसका उपयोग स्तर को और सुदृढ़ करता है। और क्या कहते हैं, यही चीज़ है, अगर हमारे पास अच्छी प्रौद्योगिकी होगी तो हमारे पास खनिज होंगे, हम उसका उपयोग अच्छे तरीके से करेंगे। लेकिन हमारे पास प्रौद्योगिकी नहीं होगी तो हम केवल उस खनिज को बेचेंगे, बेचने से हमको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो प्रौद्योगिकी का होना बहुत ज़रूरी है, बिना उसके हम संसाधन का विकास नहीं कर सकते हैं। फिर संसाधन विकास या संसाधन संरक्षण की एक बात है उपनिवेशन का प्रभाव। भारत जो कि 200 साल तक अंग्रेजों के गुलामी में था और भारत एक ऐसा देश है जहाँ हमें विविध और क्या कहते हैं प्रचुर मात्रा में खनिज और अन्य संसाधन हमें मिलते हैं, लेकिन उपनिवेशन के इतिहास ने भारत को गरीबी और आर्थिक रूप से कमजोर देश की ओर ढकेल दिया। तो ये कहना है कि केवल संसाधन के होने से ही विकास हो जाएगा, ऐसा नहीं है। संसाधन के होने के साथ साथ हमें अन्य तत्वों को देखना होगा। उस अन्य तत्वों में प्रौद्योगिकी है, संस्थागत ढांचाएं हैं, ऐतिहासिक
पृष्ठभूमि है उस देश की, ये सारे मिल के किसी देश को विकसित, विकासशील या अविकसित बनाते हैं। तो आज की कक्षा में हमने संसाधन संरक्षण को पढ़ा और समझा। आप अपनी कॉपी में संसाधन संरक्षण के बारे में लिख लेंगे, उसके अंतर्राष्ट्रीय प्रयास को लिखेंगे, संसाधन नियोजन क्या है उसको लिखेंगे, संसाधन नियोजन के सोपानों को लिखेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम भू संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।